नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार ने साबित कर दिया कि देश में कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। उसके पास बड़े नेताओं में चुनाव जीतने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कांग्रेस नेताओं के बयान से लेकर उनकी कार्यशैली तक ये बताने के लिए काफी है कि कैसे कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस को दक्षिण में मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब दक्षिण में भी कांग्रेस के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने ही पार्टी के दिग्गज नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि तमिलनाडु कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अंतरकलह की अटकलों के बीच खबर है कि वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ कांग्रेस नेता ही लामबंद हो रहे हैं। शिवगंगा इकाई की तरफ से कार्ति चिदम्बरम को टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। इसी खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पी चिदम्बरम के खिलाफ क्यों कांग्रेस नेताओं ने खोला मोर्चा? क्या कार्ति चिदम्बरम बीजेपी में होंगे शामिल? क्या पी चिदम्बरम भी छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ? दक्षिण भारत में भी कांग्रेस के साथ होगा खेला। तमिलनाडु कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां से लगातार सत्ता पर काबिज गठबंधन सरकार में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। अंतरकलह और अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है और खबर है कि वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ कांग्रेस नेता लामबंद हो गए हैं। शिवगंगा इकाई की तरफ से कार्तिक चिदम्बरम को टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। फिलहाल वो इस सीट से लोकसभा सांसद हैं। उनके पिता भी शिवगंगा से 7 बार सांसद रह चुके हैं। 4 फरवरी को ही राज्य इकाई कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कार्तिक चिदम्बरम टिकट नहीं दिए जाने की बात की गई है। खास बात यह है कि ये सियासी घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में कांग्रेस और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी डीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चाएं जारी हैं। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री एम सुदर्शन नचियप्पन ने भी शामिल थे। नचियप्पन के अलावा मीटिंग में कांग्रेस की शिवगंगा इकाई के सदस्य और पी चिदम्बरम के समर्थक जो थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान नचियप्पन ने कार्तिक चिदम्बरम की उम्मीदवारी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, जिसका मौजूद नेताओं ने इस पर सहमति भी जाहिर की। हालांकि ये मौका पहली बार नहीं आया है। नचियप्पन साल 2019 में भी कार्तिक चिदम्बरम को मैदान में उतारे जाने का विरोध कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, बैठक का मकसद बूथ एजेंट्स की नियुक्ति थी, लेकिन भारी भीड़ जुट गई और कार्तिक चिदम्बरम दोबारा शिवगंगा से उतारे जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की मांग उठाने लगे। उन्होंने कार्तिक चिदम्बरम से हाल ही में दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नोटिस भी जारी कर चुकी है। ये कारण बताओ नोटिस उन्हें पीएम मोदी की तारीफ करने पर जारी किया गया था और 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को पार्टी ने 9 जनवरी को नोटिस भेजा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर इसकी तुलना की थी, जिसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष के.आर. रामासामी ने कार्तिक चिदम्बरम को कारण बताओ नोटिस भेजा। दरअसल कार्तिक चिदम्बरम ने एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्होंने इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का भी समर्थन किया था। दरअसल उनसे पूछा गया था, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के मुकाबले के हैं? कार्तिक चिदम्बरम ने कहा था कि कोई भी उनके मुकाबले का नहीं है। आज की प्रचार मशीन को देखते हुए कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके बाद जब एंकर ने पूछा क्या राहुल गांधी का मुकाबला होगा, तो कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि ये मुश्किल है। कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि प्रचार तंत्र की बराबरी करना और प्रधानमंत्री के रूप में अपने स्वाभाविक लाभ पर विचार करना कठिन है। कार्तिक चिदम्बरम के इस वक्त जो है वो ईडी के रडार पर हैं और उन्हें लगातार ईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और ऐसे में चिदम्बरम का लगातार पीएम मोदी की तारीफ करना और बीजेपी को जीत की मशीन बताना, इससे साफ है कि कार्तिक चिदम्बरम से बचने के लिए बीजेपी में भी जाने के लिए वो आतुर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी कार्तिक चिदम्बरम इस वक्त ईडी की रडार पर है और उन्हें लगातार ईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ऐसे में चिदम्बरम लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी को जीत की मशीन बता रहे हैं। इससे साफ है कि कार्तिक ईडी से बचने के लिए बीजेपी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या कहें कि पूरी तरह से आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी कार्तिक चिदम्बरम के लिए अपने दरवाजे खोलेगी, क्योंकि दक्षिण में उसे अपने पैर मजबूत करने के लिए एक बड़े चेहरे की दरकार है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं है कि वह कार्तिक चिदम्बरम को पार्टी में शामिल करे।
आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में दक्षिण लिखा था। उनका ये पोस्ट भी चर्चा का केंद्र बन गया था। अपने इस पोस्ट को लेकर कार्तिक चिदम्बरम ने सफाई भी पेश की थी। कार्तिक चिदम्बरम ने अपने पोस्ट को लेकर मीडिया से बात की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने केवल दक्षिण लिखा था और समझ नहीं आ रहा कि लोग इस पर इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। मैंने कुछ भी सुझाव नहीं दिया था। ये केवल लोगों की कल्पना है कि वो क्या सोचते हैं। मैं कुछ भी होने से पहले एक भारतीय हूं। इस मुद्दे पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अपने इस ट्वीट को लेकर कार्तिक चिदम्बरम फंसने पर ये कहते हुए दिखे थे कि तेलंगाना में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत भाजपा के 3 राज्यों में जीत से छिप गई। कांग्रेस के जीत को भी यहां पर उचित महत्व देना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बताया कि 2018 का विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, तो वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। विधानसभा की जीत को संसदीय जीत के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये दोनों ही अलग हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच 28 जनवरी को तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्ता पर काबिज डीएमके की पहली मीटिंग हुई थी। चेन्नई के डीएमके हेडक्वार्टर अन्ना अरिवलई में ये बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने राज्य की 21 सीटों की मांग डीएमके से की। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया को बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर डीएमके के नेताओं के साथ अच्छी बातचीत हुई, आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। यानी कि यहां पर भी जो सीट शेयरिंग पर जो सहमति है वो नहीं बनी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बैनर तले राज्य की 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें डीएमके के अलावा 7 अन्य पार्टियां शामिल थी। गठबंधन को 38 सीटें मिली थी। डीएमके 20 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 8 पर जीत हासिल की थी। 10 सीटें अलायंस के अन्य दलों के खाते में गई थी। इसके अलावा एआईएडीएमके ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन में थी। इस बार वो एनडीए से अलग हो गई है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके नेता राजा कन्नप्पन ने 25 जनवरी को कांग्रेस को कमजोर पार्टी बताया था। राजा ने कहा था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। कांग्रेस की ताकत खत्म हो चुकी है। इनके नेता सिर्फ सीट पाने के लिए पार्टी चला रहे हैं। इन्हें आम लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवादों के बीच 26 जनवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था, भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट बंटने नहीं चाहिए। हम सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमें भाजपा को फिर से सत्ता में आने नहीं देना है। इधर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, पर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सुप्रीमो यहां पर जो है उन्होंने 23 जनवरी को ही साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटें चाह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें 2 सीटें दे रही थी। वहीं पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आप ने पूरी तैयारी भी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प रखे गए हैं। दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति जरूर बनती दिख रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में 5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन आप ने 4 और कांग्रेस के 3 सीटों पर लड़ने के संभावित फार्मूले पर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजी नजर आ रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बताई जा रही कि बन गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 60 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 11 पर कांग्रेस और 7 पर राष्ट्रीय लोकदल अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एक सीट पर अपना दल या यहाँ पर जो अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर की पार्टी को दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस सपा के इस ऑफर से इनकार कर चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश, बंगाल और यहाँ पर पंजाब में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडी अलायंस के बीच कोई भी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। खबरें तो यहां तक हैं कि उद्धव इंडी गठबंधन से नाता तोड़ने का मन बना चुके हैं। यानी अब कांग्रेस के लिए हालात उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक खराब हो चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने को लेकर भी रणनीति बना रहे हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा चुनौती उसके अपने नेता ही बन चुके हैं।
ऐसे में कांग्रेस के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही है। वहीं दक्षिण भारत, जो अब तक बीजेपी के लिए कमजोर और कांग्रेस के लिए मजबूत माना जा रहा था, अब दक्षिण में भी यहां पर कांग्रेस के पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं। यानी यहां पर दक्षिण में भी कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी नाजुक हो रही है, जो उसके लिए चिंता का विषय बन चुका है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।